देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, मतलब कंपनी का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मेट वगैरह है वो मैंने बता दिया। तो वैसे देखो तुम लोगों ने सभी ने जो है 11 12 में बेसिकली 12 में जो है वही फॉर्मेट ही किया होगा। ठीक है, क्योंकि पुराना फॉर्मेट तुम लोग किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो जो फॉर्मेट है, मतलब नया पुराना तुम लोग नहीं समझ पाओगे, पहले दूसरा फॉर्मेट था। तो जो भी हो, तो ये फॉर्मेट जो है उसी को फॉलो करके हमें कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें मैंने तुम लोग को ये इलास्ट्रेशन 4 जो है ये बोला था होमवर्क के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार पढ़ के देखते, देखो इसमें क्या क्या बोला हुआ है। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द इंटरनेशनल होटल लिमिटेड। तो मतलब ये इनका काम क्या है, बिजनेस क्या है होटल का। अब ये पता करना क्यों जरूरी होता है, ताकि ये हमें पता चले कि हमारा बिजनेस का इनकम क्या है, मतलब डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट। जैसे देखो ट्रेडिंग में तुम लोग जो बाई सेल्स लिखते हो वो होता है मेन बिजनेस का इनकम, और पीएल में बाकी जो इनकम लिखते हो क्रेडिट साइड में, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट कमीशन, ये सब चीज क्या होता है, ये सब चीज हम लोग का इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो बिजनेस का इनकम ट्रेडिंग में जाता है, अदर देन बिजनेस इनकम जो है वो हम लोग का पीएल में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ का फॉर्मेट जो होता है यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, देखो मैंने लास्ट क्लास समझाया था, एक बार हम दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये होता है मेरा सेल्स। अदर इनकम मतलब जो पीएल के क्रेडिट साइड में होता है। तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में ना डिटेल्स में बताया था। ठीक है, तो अगर मिस हुआ है जिस भी रीजन से जिसका भी, ठीक है, तो वो देखोगे तो बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। समझ जाओगे, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है समझने में किसी को प्रॉब्लम होगा। बट कैसे आइडेंटिफाई करें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिखना है, अदर इनकम में क्या लिखना है, ये एक्सपेंसेस के हेड कैसे याद रखने, ये सारा प्रोसेस मैंने बताया था। तो उसको फॉलो करने से करने में आसानी होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मिस है तो जरूर से देख लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें क्या बोला है, इसके बाद ये होटल का बिजनेस है। फिर बोल रहा है ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू 5,000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच एंड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि एक कंपनी कितना मैक्सिमम शेयर कैपिटल मार्केट में रेज कर सकती है, उसका लिमिट उसे लिखवाना पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, ठीक है, ये सब तुम लोग लॉ में पढ़ते हो ना, तो वहां लिखवाना पड़ता है। तो ऑथराइज्ड मतलब ऑथोरिटी जितना है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, बोल रहा है कि दो तरीके का शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो प्रेफरेंस 5,000, इक्विटी 10,000, दोनों 100 करके। तो 5,000 और 10,000 कितना हो गया, 15,000 एट द रेट ऑफ 100 करोगे तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना आ गया, इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के 15 लाख का आ गया। तो ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी जितना मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है मार्केट में, मतलब शेयर इशू करके जितना कैपिटल रेज कर सकती है, उसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 5,000 फॉर प्रेफरेंस एंड 10,000 फॉर इक्विटी। फिर बोल रहे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने, ये जो कंपनी का लिमिट कितना है कि इतना प्रेफरेंस शेयर और इतना इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, इससे कम कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कंपनी के पास मैक्सिमम 10,000 इक्विटी शेयर इशू करने का परमिशन है, वो मैक्सिमम 10 कर सकती है, उससे कम कुछ भी कर सकती है, 2,000 भी कर सकती है। तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। कंपनी ने इसमें से जितना इशू किया, इसमें से जितना इशू किया, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन में हमें बोला नहीं कि इशूड कितना है। अब इशूड के बाद ही आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब कि जितना इशू किया क्या उतना ही सब्सक्राइब हुआ, जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि ये तो मार्केट है। देखो अब कितने लोग वो शेयर परचेस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सब्सक्राइब्ड कितना है। तो सब्सक्राइब्ड का डेटा हमें दिया है, बोल रहे कि 5,000 प्रेफरेंस शेयर ही सब्सक्राइब्ड हुआ है, और इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू बता दिया है, कितना सब्सक्राइब्ड हुआ है वो नहीं बताया है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा है। पूरा इशू पूरा सब्सक्राइब तो हुआ नहीं है, क्योंकि 10,000 अगर पूरा सब्सक्राइब होता तो इसका वैल्यू 8 लाख थोड़ी ना दिखता। तो ये 8,05,000 क्यों दिख रहा है वो हम लोग देखेंगे, नीचे उसका डिटेल्स होगा जरूर। ठीक है, बाकी ये जो यहां से लेके यहां तक जो शेयर्स का डिटेल्स है ये कहां पर आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आएगा कि बैलेंस शीट में आएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बैलेंस शीट में आएगा कि पीएल में आएगा। बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में, क्योंकि शेयर कैपिटल क्या होता है बैलेंस शीट के किधर आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, बोलो। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आना चाहिए ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कौन से हेड में आएगा,
Shareholders fund. शेयर होल्डर्स फंड के अंडर शेयर कैपिटल में आएगा। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मेन दो हेड होता है, शेयर कैपिटल और क्या होता है, रिजर्व सरप्लस। याद आ रहा है या फिर कॉपी में देखो? बोलो, यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं समझ में आया? अरे हाँ ना, हाँ कुछ तो मैम, बोले। हाँ मैम, समझ आ रहा है। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो फिर बोल रहा है कि परचेज, परचेज है इनका वाइन, सिगरेट, सिगार एटसेट्रा। तो ये जो परचेज है ये इनका क्या है, तो ये होटल चलाते हैं ना, तो ये सारे चीज का ये परचेज करते हैं और उसके साथ फूड स्टफ भी परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज जो परचेज है इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, ये तो परचेज बेसिकली एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब एक्सपेंस का क्या हेड मैंने याद रखने बोला था, CPCEFDO, ऐसे करके मैंने याद करने के लिए बोला था, ठीक है। जो क्लास जिनका भी मिस है देखोगे तो देखना, वहां पर मैंने ये सारा चीज बताया है। उसको रिलेट करने में कितना आसान होता है। ये देखो CPC के क्यों बोला, क्योंकि एक्सपेंसेस के हेड में देखो ये आता है CPCEFD और नीचे O है, ठीक है। तो अब ये परचेज कहां पर आएगा, तो देखो यहां पर अगर तुम लोग देखोगे तो C फॉर होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P फॉर होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये परचेज है, तो परचेज किस चीज का होगा, तो यहां पर बोला है कि परचेज दो तरीके का आइटम बता रहा है। एक तो यहां पर ये तीन चीजों को एक साथ दिया है, ये फूड स्टफ को अलग बताए, क्यों, क्योंकि फूड स्टफ का मतलब क्या होता है, खाना बनाने के लिए जो भी चीजों का जरूरत होता है उसको फूड स्टफ बोलते हैं। होटल है तो फिर रेस्टोरेंट सर्विस देता होगा, ठीक है। सब होटल नहीं देते, बट इनका डिटेल से तो पता चल रहा है कि ये खाना बनाते होंगे, ठीक है। तो मतलब होटल का जो है देखो बोल रहा है फूड स्टफ, तो फूड स्टफ जो है ये इनका क्या है, रॉ मटेरियल है। क्योंकि परचेज क्या क्या हो सकता है, अगर तुम लोग देखोगे मैंने जो तुम लोग को लिखवाया था, टू ओपनिंग स्टॉक समझाने के लिए, फिर लिखा था टू परचेज, तो टू परचेज में मैंने क्या क्या लिखा था, रॉ मटेरियल और लिखा था स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है वो सारे स्टॉक जो हम लोग मॉडिफाई किए बिना ही बेचेंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। वो सारे स्टॉक जिसको हम लोग मॉडिफाई किए बिना ही बेचते हैं, तो ये वाइन, सिगार और सिगरेट, ठीक है। ये सब हम लोग मॉडिफाई करके थोड़ी ना बेचने वाले हैं, ये तो हम लोग किसी से खरीद रहे हैं फिर इसमें अपने हिसाब से प्रॉफिट लगा के बेच देंगे। तो ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड में आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और ये रॉ मटेरियल जो है ये परचेज के अंडर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए अलग से हेड बना हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल के। ये देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां पर रॉ मटेरियल का डिटेल्स आता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां पर हम लोग का रॉ मटेरियल का डिटेल्स आता है। तो रॉ मटेरियल का जो भी डिटेल्स है, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज, ये सब मिला के हम लोग निकाल सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और उसके लिए हमें फॉर्मेट में अलग से हेड दिया गया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। मतलब सी से जो स्टार्ट होता है ना, अभी मैंने सिखाया CPCEFDO, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो हमारा रॉ मटेरियल का डिटेल्स बता देता है। क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कवर हो जाता है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज। इसीलिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब सी के बाद जो पी है, CPC, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये परचेज में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड आता है। तो यहाँ स्टॉक इन ट्रेड क्या हो गया, वाइन, सिगरेट, सिगार, ये सब। बोलो ये समझ में आया? लास्ट वाला भी, लास्ट दिन वाला भी थोड़ा सा कोशिश किया कवर करने के लिए, उतना डिटेल्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारा चीज था, लेकिन मैंने कोशिश किया कि समझ पाओ कि सी में क्या आता है और पी में क्या आता है। Yes, ma'am. हाँ मैम। फिर यहाँ पर बोल रहा है वेजेस एंड सैलरी, ये कहां पर आएगा, वेजेस एंड सैलरी के लिए जो हेड बना है वो है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये देखो मैंने बोला ना CPCEFDO, ठीक है। तो सी का होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पी होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है। ई होता है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो इसमें इंप्लॉय रिलेटेड सारा चीज आता है। एफ होता है फाइनेंस कॉस्ट, डी होता है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ओ होता है अदर एक्सपेंस, ठीक है। तो ये वेजेस एंड सैलरी ये कहाँ आएगा, पता ही चल रहा है, ये एक्सपेंस है। तो कहाँ लिखते हैं नॉर्मली हम लोग, कहाँ लिखते हैं, वेजेस सैलरी ट्रेडिंग में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारा ट्रेडिंग पीएल कंसेप्ट होता नहीं, जो भी होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है, उसी में कहीं आना चाहिए। तो ये हम लोग का आ जाएगा
इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये कहाँ आएगा, ये भी खर्चा है, तो ये कहाँ आएगा? तो देखो ये तो ना तो मेटेरियल कंज्यूम्ड है, ना तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ना तो चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब कोई भी स्टॉक ओपनिंग में कितना था क्लोजिंग में कितना था उसका डिफरेंस, ना तो ये इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, ना तो ये फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब लोन लोन लिया उसका इंटरेस्ट वगैरह, ना तो ये डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है। तो मैंने ऐसे बोला था जो चीज किसी भी हेड में कवर नहीं होता है वो अदर एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो रेंट्स वाला, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस वाला यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस में आएगा। लॉन्ड्री का खर्चा ये भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा क्योंकि बाकी कहीं पर भी ये फिट नहीं होता है। फिर बोला है सेल्स। अब सेल्स का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है उससे जो जनरेट होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, जो तुम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग में बाई सेल्स बोल के लिखते हो। तो सेल्स बोल रहा है वाइन सिगरेट सिगार एटसेट्रा, इससे जो सेल करके आ रहा है। और ये फूड, ठीक है, 57,600, तो ये दोनों मिला के हम लोग का हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर कोल एंड फायरवुड। तो कोल एंड फायरवुड इसका खर्चा, तो ये भी हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस का जो भी हेड है CPCEFDO, जिसमें से ओ में ये फिट होगा अदर एक्सपेंसेस में। कैरेज एंड कूली चार्जेस ये भी हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में आएगा क्योंकि बाकी किसी में नहीं आएगा, ना तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ना तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ना तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ना तो चेंजेस इन इन्वेंट्री, ना तो हम लोगों का डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है। कैरेज एंड कूली ये भी बोल दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी कहाँ आएगा फिर? अदर एक्सपेंसेस में। अच्छा अब बोलो ये कहाँ आएगा? एडवर्टाइजिंग रिपेयर ये कहाँ आएगा? इतने देर से बता रहे तो कुछ अंदाजा हुआ कि ये कहाँ आना चाहिए? और जिन्होंने लास्ट क्लास किया था बोलो। एडवर्टाइजिंग रिपेयर तो एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंसेस का हेड क्या है? ये तो लिखा हुआ है, देखो हम दिखा देते हैं। ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल Other कंज्यूम्ड। expense. अदर एक्सपेंसेस में आएगा क्योंकि बाकी किसी में तो ये आ ही नहीं सकता है, ठीक है, तो बाकी किसी में नहीं आएगा, तो ये हम लोग का कहाँ आ जाएगा? ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा, ये भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा। रेंट ऑफ रूम ये इनकम साइड में दिया हुआ है, तो होटल है ना तो रूम रेंट पे देते हैं, ठीक है, तो फिर ये कहाँ पर आएगा? ये इनकम है, इतना समझ में आ रहा है। तो इनकम का दो पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक होता है अदर इनकम। तो ये इनका मेन इनकम होगा कि अदर इनकम होगा? Revenue from operation. हाँ, ये तो होटल का बिजनेस है तो रूम रेंट पे जो इनकम आएगा तो वो इनका मेन इनकम होगा, ठीक है। बिलियर्ड होटल वगैरह में रहता है ना, बिलियर्ड टेबल जी, वो गेम खेलते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, वो टेबल है खेलने का, तो बोलो बिलियर्ड टेबल ही बोला जाता है इसे। तो ये सब फैसिलिटी नहीं रहता है होटल के अंदर एंटरटेनमेंट करने के लिए खेलने का, ये तो फिर ये भी क्या क्या हो जाएगा? ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। मिसलेनियस रिसिप्ट बोल रहा है, तो ये भी इनकम है, तो ये कहाँ आना चाहिए? Other income. ये अदर इनकम में आएगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसिप्ट ये कहाँ आएगा? Other इनकम है। income. अदर इनकम, क्योंकि इनकम का तो दो ही चीज होता है, ट्रांसफर फी ये भी तो इनकम है। क्रेडिट साइड है तो या तो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी होगा ना, ट्रायल बैलेंस का, तो ट्रांसफर फी Other income. अदर इनकम में आएगा, ठीक है। ट्रांसफर फी हम लोग का अदर इनकम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ये कहाँ आएगा? देखो नॉर्मल तो बता ही सकते हो सब कोई, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा और नॉन करेंट एसेट में आएगा। नॉन करेंट एसेट में ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? PPE, फिक्स्ड एसेट को आजकल क्या बोलते हैं, मतलब जो नया फॉर्मेट है उसके हिसाब से तुम लोगों ने पीपी जरूर सीखा होगा, क्योंकि मुझे तो लगता है यही सीखा है, क्योंकि पीपी हाँ हो सकता है। देखो जो ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट इंडिविजुअल का बनाते हो या पार्टनरशिप किया हुआ है तो उसमें शायद पीपी वगैरह नहीं लिखना पड़ता है, बट कंपनी का किया है तो पीपी तो लिखना पड़ता है। तो फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग पीपी के अंडर आएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स बोलो। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अगर फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग PPE के अंडर आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है, तो फर्नीचर हाँ. फिटिंग्स कहाँ आएगा?
ये कहीं और, PPE ये वो भी तो उसी में आएगा, ये तो नॉर्मल बात है। इन्वेंट्री ऑन हैंड 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो है स्टॉक का कहाँ आता है, नॉर्मली देखो हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो तो मैंने तुम लोग को यहाँ समझाया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ एक पॉइंट था, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोग को बोला, देखो इन्वेंट्री का चेंजेस मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का जो भी चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर बार बार ये वाला ले ले रहे हैं, देखो जैसे कि यहाँ पर इन्वेंट्री में क्या है, वाइन सिगरेट सिगार, ये है स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। फूड स्टफ ये है मेरा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कैलकुलेशन में आएगा, मेरा बात समझो। ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं ना हम लोग, ये वाला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो एक्सपेंसेस का पहला वाला पोर्शन हो, एक्सपेंसेस का, ये देखो इसमें क्या आएगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला ओपनिंग, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, कंज्यूम्ड का मतलब मैंने कितना यूज किया, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मेरे पास ओपनिंग में कितना मटेरियल था प्लस मैंने कितना परचेस किया, और मेरे पास अभी कितना बचा हुआ है, उसका डिफरेंस ही कंज्यूम्ड होता है। तो ये कंज्यूम्ड निकालने के लिए रॉ मटेरियल का सारा डिटेल्स इसी में आ जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल का सारा डिटेल्स इसी में आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग चेंजेस इन इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टॉक इन ट्रेड का कर सकते हैं, फूड स्टफ का नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये पोर्शन कहाँ काम आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री निकालने के लिए, जो कि होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग का डिटेल्स तो मेरे पास है, और इन्वेंट्री में क्या आता है, स्टॉक इन ट्रेड, डब्ल्यूआईपी। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आता है, बट चेंजेस इन इन्वेंट्री में सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड और डब्ल्यूआईपी आता है, रॉ मटेरियल नहीं आता है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कवर होता है। बोलो क्या इतना बात हम समझा पा रहे हैं? यस मैम। तो ये देखो, ये डब्ल्यूआईपी और स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश्ड गुड्स होता है। तो फिनिश्ड गुड्स का मतलब जो बना हुआ रॉ, मतलब रॉ मटेरियल से जो स्टॉक बन के रेडी हो गया जिसको हम लोग बेचना चाहते हैं, वो भी हमारा जो है स्टॉक इन ट्रेड होता है, ठीक है। ये देखो फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री में ये तीन चीज कवर होता है। वैसे होने को तो रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो इन्वेंट्री है, बट वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कवर होता है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो इसमें से मेरे पास क्वेश्चन में ये दोनों अवेलेबल है नहीं, ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग मिला तो इसका क्लोजिंग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नीचे जरूर इसका क्लोजिंग का डिटेल्स रहा होगा, ठीक है। तो वहां देखेंगे तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में ये चला जाएगा। और ये फूड स्टफ कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैश इन हैंड, कैश विद बैंकर, बोलो ये दोनों चीज कहाँ जाएगा, कैश कहाँ लिखते हैं? एसेट। हाँ, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, करेंट एसेट में लिखेंगे, और इसका हेडिंग का नाम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इसमें जाएगा। प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस के हेड में जाएगा। एक्सपेंसेस का हेड क्या है, सीपीसी ईएफडीओ, जिसमें से देखो किसमें फिट होगा, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये देखो याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर सी मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर ई मतलब इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एफ मतलब फाइनेंस चार्जेस या फाइनेंस कॉस्ट, और ओ मतलब अदर एक्सपेंसेस। तो ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, कहीं और तो जा नहीं सकता है। अब ये डिवेंचर इशू किया है कंपनी ने, 100 रुपीज वाला 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर, 6% उसका इंटरेस्ट रेट है। डिवेंचर का मतलब कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है तो उसे बोलते हैं डिवेंचर। जब डिवेंचर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चीज को। तो 6% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो डिवेंचर इशू करने से क्या होगा, लोन लेने के जैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस होता है, बस बैंक से नहीं लेके हम लोग जो है पब्लिक को इशू करते हैं। तो ये क्या, ये कहाँ आएगा, तो लोन लिया है तो लोन कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड में, जिसको यहाँ पर बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो कहां पर आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि डिवेंचर को नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही माना जाता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंडर लोन के लिए जो हेड का नाम है वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लोन के लिए जो हेड है उसका नाम है लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोलो समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आता है?
नॉर्मल सोचो, फाइनल अकाउंट्स कभी बनाए हो, कैपिटल के साथ पीएल ऐड करके नहीं लिखते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आएगा, जो नया फॉर्मेट है उसके हिसाब से, मतलब जो कंपनी के लिए फॉर्मेट एप्लीकेबल है वहां रिजर्व सरप्लस में आता है। अब रिजर्व सरप्लस किसके अंडर आता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आता है, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड किसके अंडर आता है, लाइबिलिटी। लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी सिर्फ नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है, ये लिखा जाता है। ट्रेड पेबल कहाँ आएगा, ट्रेड पेबल करेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। करेंट लाइबिलिटी के अंडर जो हेड का नाम है ना, उसका नाम ही है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल के नाम से ही आ जाएगा। ट्रेड पेबल में नॉर्मली क्या क्या आता है, जैसे कि क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये कहाँ आएगा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट में आएगा, ठीक है, एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, एसेट में आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहां पर लिखेंगे, नॉन करेंट एसेट में। इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोल के एक हेड होता है, उसके अंडर हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, अगर हम लोग इसको लॉन्ग टर्म मान रहे, कुछ नहीं बोला है तो लॉन्ग टर्म मानेंगे। गुडविल कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, किधर, एसेट साइड में। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट में, और नॉन करेंट एसेट के अंडर इसका हेड क्या होगा, इनटेंजिबल एसेट। जनरल रिजर्व कहाँ आएगा, बोलो, अभी एक हेड बताया था, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बोला है, मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, बाकी है, ठीक है। तो एक तो ये इसके वजह से ये लाइबिलिटी होता है, तो ये कैसा लाइबिलिटी है, इस तरीके के लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो विद इन 1 ईयर पे ऑफ करना पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट लाइबिलिटी। तो ये करेंट लाइबिलिटी के अंडर आएगा। और कौन से हेड के अंडर आएगा, क्योंकि तुम लोग वेजेस एंड सैलरी लिख नहीं सकते हो पार्टनरशिप या फिर नॉर्मल जो सोल प्रोप्राइटर है उनके तरह नहीं लिख सकते हैं, हमें इनका हेड दे दिया है, उसमें लिखना है। तो ये आता है अदर अदर करेंट लाइबिलिटी के अंडर आता है, अदर करेंट लाइबिलिटी के अंडर ये सारा चीज आता है, इस तरीके का आउटस्टैंडिंग वगैरह, ठीक है। अब इसका देखो, जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा उसका दो ट्रीटमेंट होता है हमेशा, क्यों, क्योंकि उसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ होता है, तो समथिंग डेबिट तो समथिंग क्रेडिट होता है, तो इसका एंट्री क्या होता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का, बोलो, जर्नल एंट्री। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर पे कर देते तो क्या एंट्री होता, मान लो ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, बोला वेजेस एंड सैलरी पेड, तो क्या एंट्री होता, वेजेस टू कैश। तो टू कैश होता, ठीक है। अब पे नहीं किया है तो फिर खर्चा तो है ही, वेजेस एंड सैलरी पे नहीं किया तो क्या मेरा खर्चा नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अगर टाइम पे नहीं किया तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस की जगह लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। तो फिर क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, यही करते हो ना, बोलो, जर्नल एंट्री यही तो करते हो। तो अब देखो दो ट्रीटमेंट होगा, तो एक मैंने बोला ये लाइबिलिटी में जाएगा, तो ये कौन सा ट्रीटमेंट बता दिया, ये वाला, ये लाइबिलिटी। और दूसरा ये डेबिट हो रखा है, तो ये कहाँ जाएगा, इसका एंट्री होना चाहिए वेजेस एंड सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी लाइबिलिटी है, जो कि लाइबिलिटी में जाएगा, करेंट लाइबिलिटी में, अदर करेंट लाइबिलिटी के अंडर। वेजेस एंड सैलरी डेबिट जो है ये कहाँ जाएगा, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये पीएल में जाएगा। तो ये पीएल में कहाँ जाएगा, क्योंकि हमारा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ना, हमारा तो पीएल बोल के कुछ वैसा नहीं होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कहाँ जाएगा, बोलो। एम्प्लॉय बेनिफिट। हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा। तो नॉर्मली तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करते हो, तो ये मान लो अगर कोई सोल प्रोप्राइटर का होता तो तुम लोग पीएल में क्या लिखते, टू वेजेस एंड सैलरी, जो भी डेटा रहता उसके साथ ये एड आउटस्टैंडिंग बोल के नहीं लिखते हो, नहीं लिखते हो, या सब भूल भुला गए हो, लिखते तो जो, हैं। तो फिर, तो जो भी हो, ये हम लोग का एक तो जाएगा इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, और दूसरा कहाँ जाएगा, करेंट लाइबिलिटी के अंडर, अदर करेंट लाइबिलिटी वाले हेड में। अच्छा, फिर इन्वेंट्री का ये देखो, क्लोजिंग मिल गया, तो ये देखो ये वाला हो गया ना, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड, तो ये हम लोग का एक तो जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री में जाएगा, ठीक है। और फूड स्टॉक का जो क्लोजिंग है ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा। और एक बार ये कहा जाएगा, क्योंकि जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसका जरूर दो एडजस्टमेंट होता है, तो फिर
और एक कहाँ जाएगा, इन्वेंट्री कहाँ दिखता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ दिखता है, ट्रेडिंग के अलावा कहाँ लिखते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ट्रेडिंग वाला तो बता ही दिया, चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। लास्ट बैलेंस क्लास शीट। एक क्वेश्चन, हाँ तो बैलेंस शीट में आएगा, कहाँ पर, करेंट एसेट में, कौन से हेड में आएगा, इन्वेंट्री। यस, इन्वेंट्री में आएगा, करेंट एसेट में इन्वेंट्री में आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे लगेगा, लैंड एंड बिल्डिंग पे लगेगा, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ दिखाते हो, पीएल में लिखते नहीं हो टू डेप्रिसिएशन बोल के, बट यहाँ तो मेरे पास उस तरीके से पीएल अवेलेबल नहीं है, तो उसके जगह मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ पीएल अवेलेबल है, वहां पर एक्सपेंस के कौन से हेड में डेप्रिसिएशन कवर होगा, उसका तो अलग से हेड है ही, डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में कवर होगा, लेकिन इसका भी दो एडजस्टमेंट होगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू भी कम होगा, तो डेप्रिसिएशन तो तुम लोग बोल दिए कि डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में जाएगा, जो कि सही है। अब फिक्स्ड एसेट को भी कम करेंगे, तो बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट मतलब पीपी के अंडर ये दो जो एसेट रहेगा, उसका वैल्यू जितना जितना डेप्रिसिएशन लगेगा उतने उतने से कम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने लास्ट क्लास इसको एक बार बताया था, फिर से बता दिया कि कौन सा चीज कहाँ जाएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2001 स्टूड एट 7,20,000, दैट इज 6,000 शेयर्स फुल्ली पेड एंड 2,000 शेयर 60 पेड। ठीक है, तो ये वाला हम समझाएंगे। देखो इसका मैंने बोला था तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है किसी ने भी कुछ देखा है, क्योंकि किसी ने पीडीएफ ही नहीं मांगा, तो इसका मतलब किसी ने कुछ देखा नहीं है। अच्छा, अब 6,000 शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड है। अब ये कौन सा शेयर है, कुछ बोला नहीं है, तो और नहीं बोला है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो 6,000 शेयर्स फुल्ली पेड, तो एक एक शेयर कितना करके था, याद है, दिखा देते हैं अगर याद नहीं है। कितना करके है हर एक शेयर, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, 100 करके है। ठीक है, तो 6,000 शेयर्स अगर 100 करके है तो कितना हो रहा है कैपिटल, एक 6 लाख। शेयर 100, 6 लाख। ठीक है, एक शेयर अगर 100 रुपए का है तो फिर 6,000 शेयर कितने का होगा, और बोला है 2,000 इक्विटी शेयर पे 60 पेड है, 60 पेड है, इसका मतलब बाकी कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है, तो कितना शेयर कैपिटल होगा, 1,20,000, तो अभी टोटल कितना शेयर कैपिटल दिखना चाहिए, 6,20,000, और उसी की वजह से यहाँ पर दिखा रहा है, देखो सॉरी मैंने 6 लाख लिख दिया, या नहीं 7 लाख, 7,20,000, बोलो ये 7,20,000 समझ में आ गया कैसे आ रहा है। यस मैम। द डायरेक्टर मेड ए कॉल ऑफ 40 शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2001, तो 1 अक्टूबर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, 1 अक्टूबर 2001 में डायरेक्टर ने बाकी जो 40 रुपीज है वो कॉल किया, तो बोलो शेयर का कॉल का एंट्री क्या होता है, कुछ भी याद नहीं है, अच्छा बात है। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितना कॉल करेंगे, 2,000 शेयर्स पे, क्योंकि उनका ही पेमेंट बाकी है 40 करके, तो कितना हो जाएगा, 80,000। 80,000। ठीक है, अच्छा अब फिर क्या बोला है देखते हैं, ये हो गया ड्यू एंट्री, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री, तो जैसे जो भी स्टेप वाइज पैसा कलेक्शन के लिए मतलब बोला जाता है ना, जैसे एप्लीकेशन तो जो है वो मिल ही जाता है, ठीक है, अलॉटमेंट, ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, इस तरीके से अलग अलग नाम होता है। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट मैंने लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू एंट्री किया है कि मुझे अगर ये कॉल का पैसा मिल जाए तो मेरा कैपिटल 80,000 से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, बोल रहा है
कि ए शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर्स एंड हिज शेयर्स वेर देन फॉरफिटेड। तो बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स था, उसने पैसा नहीं दिया, मतलब दे नहीं पाया वो 40 रुपए एट द रेट ऑफ 40 करके पर शेयर पे, और उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो पहले इतने तक का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका मतलब अगर 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं मिला तो कंपनी को जितना पेमेंट मिला उसका एंट्री कंपनी कैसे करेगी? कंपनी बोलेगी कि मुझे, बाकी लोगों ने तो पैसा दिया है ना, तो 2000 शेयर्स में से 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो बाकी शेयर्स का पैसा मिला है, कितना करके मिलेगा? 40 करके था तो 40 करके मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? बोलो कितना आ रहा है कैलकुलेशन? 76,000। हाँ 76,000। बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, तो 2000 माइनस 100 इंटू 40, 76,000। अच्छा, जो नहीं मिला वो कंपनी के लिए क्या होता है? जो लॉस। पैसा लॉस, उसको Calls क्या in बोल के? arrear. हाँ कॉल्स इन हाँ, एरियर कॉल्स बोल इन के हम एरियर। लोग बुक करते हैं उसे। कितना लॉस है? 100 शेयर पे 40, तो 4000। बाकी ये जो हम लोगों ने ड्यू किया था इक्विटी शेयर कॉल, इसे इक्विटी शेयर कॉल बोल के हम लोग इसे क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। क्लोज कितने का होगा? 80,000 का ही होगा। इसका मतलब मुझे 80,000 मिलने वाला था, कंपनी को 80,000 मिलने वाला था, 76 मिला, 4 नहीं मिला। इस एंट्री का मतलब यही होता है, 76 मिला, 4 नहीं मिला, और बाकी जो हम लोगों ने ओपन किया था एक अकाउंट कितना मिलना चाहिए कॉल के नाम पे, वो हम लोगों ने क्लोज कर दिया, क्योंकि और तो आगे जाके कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जिसने नहीं दिया ना उसका शेयर फॉरफिट करेंगे। अब फॉरफिट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा ले लिया है ना उनसे, वो वापस नहीं करने वाले, वो हम लोग रख लेंगे। जो मिल गया वो तो बेनिफिट हो गया, जो नहीं मिला वो लॉस हो जाएगा। तो 100 शेयर्स पे 40 नहीं मिला, लेकिन कितना मिल चुका था? जितना पहले कॉल किया था कितना मिल चुका था? 60 का कॉल किए थे, हाँ, है ना? पहले तो 60 था तो 20 वो मिल मिल गया गया। 6,000। 100 शेयर है ना, ये पर्सन के पास 100 शेयर था, ठीक है, इसने हाँ। पहले 60 दे दिया था, क्लियर था। जब 40 मांगा अच्छा, गया अच्छा। तो ये नहीं दे पाया, ठीक है, तो फिर अच्छा। 60 दिया ना, तो 6,000। अब हम्म। कंपनी बोल रही है कि हम ये 6,000 वापस नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं शेयर फॉरफीचर, ठीक है। शेयर को फॉरफिट कर देना, कि तुम्हारा एज ए कैपिटल, मतलब तुम जो शेयर होल्डर हो, तुम्हारा नाम एज ए शेयर होल्डर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, और तुमने जो हमें पैसा दिया था जो कि पूरा नहीं किया, सिर्फ 60 ही दिया एक एक शेयर पे, 40 नहीं दिया, तो वो हम लोग और वापस नहीं करेंगे। फॉरफीचर का मतलब ये होता है, नाम कैंसिल कर देते हैं और जो पैसा कंपनी को मिल गया था ऑलरेडी वो और वापस नहीं किया जाता है। तो इसमें एंट्री क्या होगा? तो अगर किसी का नाम हटा रहे हैं तो उसका नाम कैसे हम लोगों ने एंटर किया है? एज ए इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन करते हो, पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री करते हो? मान लो पार्टनर कैपिटल ला रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, कैपिटल ला रहा है, तो एंट्री क्या कैश करते हो? टू कैपिटल। कैश टू एज कैपिटल लिखते हैं तब हम हाँ, लोग, इसका। कैश टू बीस कैपिटल ऐसे लिखते हैं। अब देखो शेयर होल्डर का नाम लिखना पॉसिबल है? कितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कि 2 A B C ऐसे करके हम लोग नहीं लिख सकते, तो ये शेयर कैपिटल लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें हाँ। से कोई एक पर्सन है जिसका कुछ एक नाम होगा जो कि 60 रुपीज दिया था बट 40 रुपीज नहीं दे पाया, तो उसका हमें कैंसिल करना है। तो जैसे मान लो ए का कैपिटल कैंसिल करना है तो ए के कैपिटल अब को इसको डेबिट करें। डेबिट करेंगे। तो वैसे ही इक्विटी शेयर नाम पे सभी का रहता है, शेयर होल्डर्स का नाम अलग अलग नहीं रहता है उस तरीके से, एटलीस्ट एंट्री में नहीं रहता है। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है वहां पर तो सभी का नाम दिख जाएगा, लेकिन एंट्री में वैसे मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। हाँ। तो इसीलिए सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा जाता है। तो अब कैंसिल करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा तो किसका कैंसिल हो रहा है? ये देखो 100 शेयर पे 60, ये लिखने से ही पता चलेगा किसका कैंसिल हो रहा है। सॉरी 60 नहीं, टोटल कैपिटल इससे कितना मिलने वाला था उतना ही कैंसिल 100 कर, 100, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब जो इससे ले लिया वो हम लोग वापस नहीं करेंगे, तो कंपनी के लिए वो क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट। है। तो टू प्रॉफिट शेयर क्रेडिट हो, फॉरफीचर।
टू शेयर फॉरफीचर, और इस प्रॉफिट को जिस अकाउंट में बुक करते हैं उसको नाम दिया गया है शेयर फॉरफीचर। ठीक है, कितना लिया इनसे जो कि वापस नहीं करेंगे? 60 रुपए। 6000। हाँ, 60 रुपए करके 6000। और बाकी कॉल्स इन एरियर बोल के हम लोग क्या कर देंगे, ये कॉल्स इन एरियर को यहाँ पर हाँ रिवर्स उसका कर भी देंगे, होगा। रिवर्स कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर। कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखो, हम लोग यहाँ पर री इशू भी बोला था, वो रीइशू। देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर बोला कि फिर इसका शेयर को री इशू कर दिया गया 90 करके फुल्ली पेड। तो री इशू करने से फिर से कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना शेयर री इशू हो रहा है? 100 शेयर था, पूरा का पूरा ही री इशू हो रहा है। कितना करके? हाँ 90 करके। 90 करके। तो 9000। ठीक है। और शेयर इशू करने से एंट्री क्या होता है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से एंट्री होता है, तो फेस वैल्यू तो हाँ 100 का है, तो फिर यहाँ पर हो 100 जाएगा 10,000। तो बाकी 1000 का गैप ये किस चीज का होगा? क्योंकि 100 का शेयर इन्होंने 90 में इशू किया, तो इनका 10 रुपए का लॉस हो गया। लॉस। तो उस लॉस को क्या बोल के लिखते हैं? उसको भी लिखा डिस्काउंट। जाता है, नहीं, शेयर फॉरफीचर। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? शेयर। उससे एडजस्ट करेंगे क्योंकि हाँ, बाद में। बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो फॉरफिटेड शेयर का री इशू है। तो जब फॉरफिट कर रहे हो तो हाँ प्रॉफिट को भी शेयर वहाँ फॉरफीचर प्रॉफिट में, हो रहा है और और यहाँ जो यहाँ लॉस पर हो रहा है उसको एडजस्ट कर लेंगे फिर। हाँ, उसका एडजस्ट करने के लिए सेम नेम ऑफ अकाउंट से जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो देखो, शेयर कैंसिल करने पे 6000 का प्रॉफिट और री इशू करने पे 1000 का लॉस हो लॉस। गया। ठीक है, तो तो फिर नेट पे नेट, 5000 का हाँ, नेट 5000 का मेरा क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो प्रॉफिट। रहा है। अब प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये हम लोग कंपनी अकाउंट जब करेंगे तब करेंगे। इसमें आ गया एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसमें है, तो हम एक बार बता रहे, वहां तो हम लोग एक बार डिटेल्स में फिर से करेंगे। ठीक है, तो 5000 आ रहा है। 5000 कैसे आया? 6000 और 1000 का नेट करके। तो 6000 क्रेडिट, 1000 डेबिट, नेट करके 6000, क्योंकि क्रेडिट वैल्यू ज्यादा था तो 5000 क्रेडिट आ गया, प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग मैम को कैलकुलेट, इन केस ऑफ लॉस उसको फिर भी कैपिटल रिजर्व में या क्या ट्रीटमेंट होगा तब? नहीं, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। रिजर्व में वही चीज जाएगा ना जो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हाँ। लॉस हुआ तो वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। अच्छा। अब देखो, यहाँ पर हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि अब हम लोग का शेयर कैपिटल कितना है। तो ये हम लोग का कौन सा शेयर कैपिटल है बोलो तो? पेड अप शेयर कैपिटल। इतना तक पेड अप था। अब इसके बाद ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो अब हम लोग का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सिंपल ये एंट्री देखो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन करना है कि कितना होगा। तो ये ट्रांजैक्शन के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ कितने से? 80,000 से। फिर देखो, और इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर फिर से क्रेडिट हुआ 10,000 से, ये वाला, ये लास्ट यहाँ पर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ फिर से 10,000 से। और कहीं दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल? ये रहा, डेबिट हुआ है 10,000 से। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है 10,000 से। तो ये जो जिनका 100 शेयर्स था, इन्होंने जो भी इनके साथ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि फॉरफिट हुआ, फिर रीइशू हुआ, उसके बाद मेरा कैपिटल का वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब कॉल करने के बाद मेरा शेयर कैपिटल यहाँ पर कितना आ रहा है? ये नेट करके कितना आएगा? 80 क्रेडिट 10 क्रेडिट 10 डेबिट। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 10 क्रेडिट 10 डेबिट कैंसिल आउट नहीं होगा? अच्छा, मुझे एक चीज बोलो कि अगर 8000 डेबिट है और 8000 क्रेडिट है, तो ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? नहीं हाँ होता हो है। जाएगा। मैम एक बार ये 80 और 10 वाला फिर बोलिए ना। ये तो 80 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो एंट्री में है ये।
10 और लेजर डेबिट नहीं 10 बना के डायरेक्टली ऐसे लिख रहा है। अगर तुम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का लेजर बनाओगे तो क्या लिखोगे? बाई ये इक्विटी शेयर कॉल ऐसे डेबिट करके। 10 कहाँ से आया ये और तो क्रेडिट इक्विटी 10? शेयर का है। ये तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा अगर तुम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट ओपन करोगे, हम अकाउंट ओपन नहीं कर रहे क्योंकि देखो मुझे तो ये सारा चीज वर्किंग नोट में करना है ना, तो इसीलिए हम अकाउंट ओपन नहीं कर रहे। अगर तुम लोग को बोला जाएगा इस यहाँ पर जो भी मैंने एंट्री दिखाई इससे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन करो, मतलब लेजर ओपन करो, तो तुम लोग कैसे लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर तो बोलो सबसे पहला एंट्री क्या पोस्ट करोगे? बाई, एक एक करके देखते जाओ। लेजर पोस्टिंग, बाय इक्विटी शेयर कॉल। तो फिर बाई इक्विटी शेयर कॉल कितना आ जाएगा? 80,000। उसी को हम यहाँ रफली कर रहे हैं क्योंकि इतना करने का हमें जरूरत नहीं। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर, तो क्या लिखोगे? टू शेयर फॉर टू शेयर फीचर। फॉर फ्यूचर। अब अगर सोच रहे हो ये क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि यहाँ है ही नहीं इक्विटी शेयर कैपिटल, हम तो इक्विटी शेयर कैपिटल का लेजर बना रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से जो जर्नल है उसी को चेक कर रहे हैं बस। 6,000। अच्छा, उसके बाद ये वाला बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय बैंक और बाय शेयर फॉर फ्यूचर। बाई बैंक बाई शेयर फॉर फ्यूचर, कितना कितना? 9,000 और 1,000। तो अब इसे अगर क्लोज करेंगे तो इधर आ जाएगा बैलेंस, तो ये कितना? और तो कुछ है नहीं शेयर कैपिटल, तो 80 और इधर हो गया 10, मतलब 90 और इधर हो गया 6,000, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा? 84। 84। यहाँ पर ये टू बैलेंस सीडी आ गया क्लोजिंग, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ कम लिख दिया है मैंने, कुछ कम ज्यादा लिख दिया है, क्योंकि मेरा आना चाहिए तो 80। 10,000 इधर भी 10,000, ये शेयर फॉर फीचर गलत लिख दिया, या गलत कॉल्स लिखा है इन ना? अरियर। हाँ हाँ, ये हो कॉल्स जाएगा टू इन शेयर फॉर फीचर और टू कॉल्स इन एरियर, वो नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा मेरा 4,000। तो ये फिर कितना आ जाएगा? 80,000। 80। तो मेरा क्लोजिंग शेयर कैपिटल कितना आ गया इस ट्रांजैक्शन से? 80,000। तो उसी चीज को हम सिंपल कर रहे थे कि मेरा 80,000 क्रेडिट बैलेंस है, 10 क्रेडिट 10 डेबिट। तो क्रेडिट और डेबिट अगर ऑपोजिट है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा 80,000 क्या बच जाएगा? क्रेडिट। जैसे सिंपल मैथ में होता है +5 और -5, तो जीरो नहीं होता है। तो अगर मेरा कोई एंट्री क्रेडिट है और कोई एंट्री डेबिट है तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा। जैसे डेबिट को क्रेडिट करते हो तो वो हट नहीं जाता है, क्रेडिट को डेबिट करते हो। तो ये अकाउंट बना के करो या फिर इस तरीके से करो। अब अकाउंट क्यों नहीं बनाने के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये वर्किंग नोट में करना है ना। अभी हम लोग देखो वर्किंग नोट में ही है, थोड़ी ना कुछ हम लोगों ने सोल्यूशन किया अभी तक, तो इसका मतलब ये क्रेडिट, तो ये फॉलो करना बेटर है। ये भी कर सकते हो बट ये टाइम टेकिंग होगा। तो बोलो 80,000 हुआ, ये समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग का यस मैम। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा टोटल? पहले कितना था? 7,20,000 पहले से था। अब ये जो कॉल मनी कॉल हुआ उसके बाद जो भी मतलब यहाँ पर सिचुएशन हुआ उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल कितना आया? 80,000। तो अभी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख। अब ये निकालने का जरूरत क्यों है? क्योंकि बैलेंस शीट में कौन सा शेयर कैपिटल दिखता है? क्योंकि बैलेंस शीट कहाँ से बनता है? पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर जो है फाइनल अकाउंट्स बनता है जिसका एक पार्ट बैलेंस शीट होता है। तो अगर मेरा जो है मनीटरी ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो जर्नल एंट्री किस बात का? तो मेरा ट्रांजैक्शन 80,000 का हुआ, सारी चीजों को देखा मैंने, तो इसका मतलब मुझे अभी ये कॉल मनी से कितना पैसा मिला? 80,000 मिला। देखो क्योंकि 76,000, देखो ना 76,000 तो ऐसे ही मिल गया था उस शेयर होल्डर को छोड़ के जिसने 100 शेयर होल्ड किया था और प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो 76,000 तो मुझे पहले ही मिला था, और जिसने प्रॉब्लम किया उससे उससे मुझे 6,000 मिला था। लेकिन मेरा लॉस भी हुआ 1,000 का। ठीक है, मैंने री इशू किया, ये सारे चीज को एडजस्ट करने के बाद मेरे पास टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 8 लाख आ रहा है। क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल को ही लिखते हैं शेयर कैपिटल के हेड के अंडर, लेकिन जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा वहां सारा डिटेल्स लिखना पड़ता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था, इशूड कितना था, सब्सक्राइब कितना था, पेड अप कितना था। बट
कौन सा वैल्यू मेरे बैलेंस शीट में सोल्यूशन का पार्ट होता है, वो होता है पेड अप। क्यों? क्योंकि वही मेरा एक्चुअल जो है ट्रांजैक्शंस वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए ये वैल्यू मुझे वहां लिखना पड़ेगा, इस वजह से ये कैलकुलेट करना पड़ा। बोलो ये बात क्या हम समझा पाए यहाँ तक? जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर अब हम लोग जो है इसका फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट बनाओ तुम लोग। फॉर्मेट मतलब जो अभी दिखा है ना, CPCFDO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सारी चीजों का बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बताते, देखो कैसे करके होगा। स्टेटमेंट ऑफ लिखना पड़ेगा, जैसे तुम लोग लिखते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जैसा नॉर्मली लिखना पड़ता है वैसा। देखते हैं क्या ईयर वगैरह दिया हुआ है। Statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2002. For the year ended 31st of March 2002. अच्छा, इसमें लिखेंगे क्या? एक साइड हम लोग का अमाउंट होगा और यहाँ से हमें एक लाइन लगा देना है ऐसे पतला सा, जिसको हम लोग बोलते हैं नोट नंबर, देंगे यहाँ पर अमाउंट, नोट नंबर, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। और यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स। और मेन मेन क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम। देखो ये ये रहा, ये रेवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम, ऑफर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, इस तरीके से टोटल इनकम ये बनता है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम, इसमें भी तुम लोग चाहो तो 1 2 ऐसे लिख सकते हो, हम उतना नहीं लिख रहे यहाँ पर। ये दो ही आता है तो यहाँ टोटल इनकम, इसको हम ए लिख देंगे, ठीक है, ताकि आगे जाके A-B करके हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। अब इसके बाद एक्सपेंसेस का हेड होता है। अब एक्सपेंसेस में क्या रहता है, CPCEFDO, CPCEFDO, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कॉस्ट सॉरी चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री, जिसमें आ जाएगा WIP, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, जो अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन में। ई का होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, वो हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये फॉर्मेट याद कर लेना है, मैंने लास्ट दिन भी बोला, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। और वो देखो प्रैक्टिस से हो जाता है, लेके इसको बैठने का जरूरत नहीं है कि बैठ बैठ के रटोगे याद करोगे। जो ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन चल रहा है, ये करते जाओगे लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लिखने से कोई भी चीज याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स,
ये लिखना ही पड़ता है, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स रहे या ना रहे, नॉर्मल इतना एडजस्टमेंट होता है। बाकी अगर हम लोग फॉर्मेट में देखेंगे वैसे तो बहुत सारा चीज होता है, बट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए एक्सेप्शनल आइटम वगैरह इतना जरूरत नहीं पड़ता है, जो फाइनल अकाउंट्स रहता है। जब हम लोग कैश फ्लो करेंगे तो ये सारे आइटम के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, लेकिन जो फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है वहां पर ये सब नहीं देता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल, तो ये इतना तक ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये फॉर्मेट इतना हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया पीएल वाला फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसमें तुम लोग ये भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल होटल बोल के, ठीक है, जो नाम है वो भी दे देना। बैलेंस शीट ऑफ इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड एज एट 31st of March, नोट नंबर अमाउंट। यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ता है, तो देखो कोई भी बैलेंस शीट हो उसमें सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, कंपनी का जो भी होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर उसके अंडर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। ये कोई भी बैलेंस शीट हो इसमें ये सब लिखना ही पड़ेगा, ये मेन फॉर्मेट है, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि शेयर कैपिटल बिना कंपनी का अकाउंट्स बन नहीं सकता है, तो ये सोचने का तो कोई रीजन है ही नहीं कि शेयर होल्डर्स फंड मेरा कोई क्वेश्चन में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कंपनी का क्वेश्चन है तो जरूर करेगा, ठीक है। इसमें दो मेन हेड आता है, एक होता है शेयर कैपिटल, एक होता है रिजर्व सरप्लस। कोई भी क्वेश्चन हो ये सब होगा ही होगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे नॉन करेंट, इसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी, अब बात यह है कि नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा, तो देखो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या रहेगा। जैसे कि हम तुम लोग को यहाँ दिखा देते हैं, देखो लास्ट दिन भी एक बार दिखाया था, यहाँ एक बार हम दिखा देते हैं। ये देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, तो देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बहुत ही कम क्वेश्चन में आता है, फिर भी चार चीज होता है ये याद रखो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, तो देखो इन्होंने डिवेंचर इशू किया था, तो हम लोग के क्वेश्चन में ना ये सब कुछ भी नहीं था, टैक्स का तो डेफर्ड टैक्स कुछ था नहीं, टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन में, इग्नोर टैक्स बोला है, तो फिर बी पॉइंट तो भूल ही जाओ। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब ऐसा लाइबिलिटी जो हम लोग का ना तो प्रोविजन है ना तो हम लोग का जो बोरोइंग है, ठीक है। तो प्रोविजंस में मुझे तो कुछ नहीं दिखा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो फिर ये कैसे समझोगे कि कौन सा होगा नहीं होगा, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसके पास पास हम लोग लिख रहे हैं ना कि ये आइटम इधर जाएगा, ये आइटम उधर जाएगा, तो वही हमें दिख जाएगा कि क्या हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोल के कुछ है, कोई आइटम के बगल में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो वो हेड करने का जरूरत नहीं। जैसे हम यहाँ पर दिखा नहीं पा रहे बिकॉज मेरा यहाँ पर जो है वो हट गया, जो मैंने डेटा लिखा वो मेरे पास फैसिलिटी है नहीं कि यहाँ डेटा लिखा हुआ रह जाए, तो वो हट गया। बट तुम लोग जब लिखोगे तो वहां दिख जाएगा ना कि कौन सा हेड मुझे यूज करना है। तो देखो यहाँ डिवेंचर इशू हुआ था तो हम एक ही हेड यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऐसे करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हेड होगा और कौन सा नहीं होगा। फिर होता है करेंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में ना तीन हेड होता है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। एक और हेड भी रहता है बट उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, वो क्या होता है वो हम लोग बाद में थियोरेटिकली वो एक बार देख लेंगे कि वो चीज क्या होता है। जैसे कि ये मनी अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, ये होता है, बट ये हेड हमें कभी भी प्रैक्टिकल में देता नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। तो इसको याद करने का जरूरत नहीं, तीन हेड मेन याद रखना है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है।
अच्छा, अब करंट लाइबिलिटी में क्या क्या हेड होता है देखो। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है, ट्रेड पेबल होता है, अदर करंट लाइबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। अब जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन में नोट डाउन करोगे तो दिख जाएगा, तो मुझे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ दिखा नहीं, बोरिंग में एक मुझे डिवेंचर ही दिखा था। ट्रेड पेबल तो अपना ट्रेड पेबल नाम से ही है क्वेश्चन में। अदर करंट लाइबिलिटी जरूर होगा, वो आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट था ना, तो अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है वो भी इसका लिस्ट नीचे है। तो मैंने बोला था ये फॉर्मेट शेयर कर देंगे, तो मुझे एक बार याद कराओगे तो हम फॉर्मेट शेयर कर देंगे। एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि रिजर्व सरप्लस के अंडर क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर क्या आता है। रटना नहीं है, ठीक है, जस्ट गो थ्रू करना है, क्योंकि ये कोई एक लौता लिस्ट नहीं है कि ये आइटम पढ़ लिया तो हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट एग्जाम्पल्स है किस तरीके का चीज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मेन हेड है हम लोग का चार, जो कि करंट लाइबिलिटी में एक है शॉर्ट टर्म बोरिंग, एक है ट्रेड पेबल, एक अदर करंट लाइबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के जैसा ही है, उधर है लॉन्ग टर्म बोरिंग, इधर है शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। उधर है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इधर है अदर करंट लाइबिलिटी, और उधर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इधर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, उधर डेफर्ड टैक्स है, यहाँ ट्रेड पेबल है, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटी में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा दो चीज, एक है ट्रेड पेबल और दूसरा अदर करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा हम लोग का टोटल ऑफ लाइबिलिटी। इसके बाद हम लोग एसेट लिखेंगे, तो एसेट में मेन हेडिंग लिखा जाता है एसेट्स बोल के, ठीक है, सिर्फ एसेट्स। फिर इसके अंडर मेनली दो हेड होता है, जैसे देखो इसमें तीन है, ये देखो जो 1 2 3 करके लिखा हुआ है, इसमें दो होता है, एक होता है नॉन करेंट एसेट, एक होता है करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट, ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट के अंडर क्या आता है, चलो वो भी हम दिखाते हैं तुम लोग को, फॉर्मेट जो दिखाया भी था लास्ट क्लास। ये देखो नॉन करेंट एसेट में आ जाता है हम लोग का, ये देखो पॉइंट ए में पीपीई, पीपी के अंडर ये सब आता है, ये डिटेल्स में वहां थोड़ा बहुत बोला है तो वहां देख सकते हो, पीपीई आता है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है। अच्छा, ये पीपी के अंडर ही इंटेंजिबल भी आ जाता है, पीपीई के अंडर देखो ये होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, तो इसके अंडर आता है पीपीई, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा था अभी भी पूरा नहीं बना है, ठीक है, तो वो होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला था कोई सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, अंडर डेवलप है, अभी तक पूरा नहीं बना है, तो वो इंटेंजिबल हो गया। तो ये आ जाता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट, ठीक है, नॉन करेंट एसेट, ये चीज आता है। तो यहाँ ए से लेके ये मेन हेड है। अब हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा, तो देखो पीपीई तो होगा ही, पीपीई किसी भी क्वेश्चन में होता ही है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इंटेंजिबल एसेट भी होगा क्योंकि गुडविल था, इंटेंजिबल एसेट। और क्या था, इन्वेस्टमेंट था, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो हेड मोटा मोटी याद करके हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये तीन हेड मुझे मिला, क्या क्या मिला, एक तो मुझे मिला पीपीई ये वाला, एक इंटेंजिबल एसेट, ये देखो पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब मेरे इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद करेंट एसेट, करेंट एसेट, अब करेंट एसेट में क्या क्या हेड होता है चलो देख लो, करेंट एसेट में क्या क्या हेड होता है, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ये है अदर करेंट एसेट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग का करंट इन्वेस्टमेंट नहीं था, इन्वेंट्रीज था, बिल्कुल इन्वेंट्री देखो कोई भी क्वेश्चन में होगा, ठीक है, ये नॉर्मल सा बात है, बहुत कम क्वेश्चन होगा कि कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्रीज जरूर होगा, क्योंकि बिना इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो चेंजेस इन इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट होता है, एक यहाँ लिखना पड़ता है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल नाम से ही हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल ये भी है इस क्वेश्चन में जो हम लोग कर रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी है, तो ये तीन चीज देख रहे हो, बी सी डी ये नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन में होता है, बाकी ई एफ और ए ये डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन में होगा कौन से क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये हो गया फॉर्मेट जो कि मैंने बोला था तुम लोग
लिख के रखो घर पे, मैंने बोला था कि इस फॉर्मेट को तुम लोग लिख के रखो इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेट इस तरीके से हमें याद रखना है, समझना है, समझ के याद रखना है। थोड़ा थोड़ा जो है हेडिंग को दिमाग में रखना है कि कौन से हेड के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। उस हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अब इसमें लिखने के लिए देखो अब क्या करना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है, तभी तो बहुत ज्यादा मेहनत वाला बात हो जाता है, ठीक है। कि हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे नहीं होगा, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और एक एक डेटा को हमें लिखते जाना पड़ेगा, ठीक है। अब नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाएंगे उसके लिए देखो, हम लोग क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब जहां से हम लोग का क्वेश्चन है स्टार्टिंग पॉइंट में जो दिया है उसी के हिसाब से हम लोग अपना नोट्स टू अकाउंट्स बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल, ठीक है, तो हम लोग किसका नोट बनाएंगे, शेयर कैपिटल का ही नोट बनाएंगे, ठीक है। तो नोट नंबर 1 ऐसे होगा, नोट 1 शेयर कैपिटल। यही वाला क्यों बनाया, क्योंकि पहला इंफॉर्मेशन मुझे यही मिला, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि इधर पर्टिकुलर इधर अमाउंट लिख के करना है, लेकिन अभी अगर हम इतना करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, तो हम और पर्टिकुलर वगैरह नहीं लिख रहे, डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल को शो करना पड़ता है, ठीक है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, तो देखो प्रेफरेंस शेयर का 5000, 6% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 और इक्विटी का 10,000 एट द रेट ऑफ 100। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे 5000 कॉमा 6%, हम PS लिख रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख, और 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख, 15 लाख। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, इशूड सब्सक्राइब पेड अप। इशूड का हमें पता नहीं, तो हम लोग ये मानेंगे कि जितना सब्सक्राइब्ड है उतना ही इशूड हुआ था, ठीक है, क्योंकि इशूड का डिटेल्स नहीं है। तो जितना सब्सक्राइब्ड है उतना, क्योंकि देखो इशूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सब्सक्राइब, जैसे किसी कंपनी ने 100 शेयर इशू किया, हो सकता है उसमें से 80 ही सब्सक्राइब हुआ, हो सकता है 100 का 100 ही हुआ। तो जब 100 का 100 होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि जो है फुल सब्सक्रिप्शन, जब कम होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, जब ज्यादा हो जाता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन। तो वो सब हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर देखो जब मुझे नहीं बोलेगा कि कितना इशूड है, तो फिर जितना सब्सक्राइब्ड है उतना ही इशूड, क्योंकि जितना इशू किया है कंपनी उतना सब्सक्राइब्ड हो ही सकता है। तो क्यों नहीं नहीं है इंफॉर्मेशन, तो हम लोग इसको जो सब्सक्राइब्ड है उसे इशू मान लेंगे। तो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इशू कितना हुआ है, तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स का जो है यहाँ पर दिया है, देखो सब्सक्राइब्ड में 5000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, और प्रेफरेंस शेयर का नीचे कुछ बोला भी नहीं है, तो इसका मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर हम लोग का इशू हुआ है उतना ही हम लोग का पेड अप भी होगा, ठीक है। और 8000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 8000 ये क्यों लिखा मैंने, देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, देखो यहाँ पर क्या था, 6,000 और 2,000 8,000, और इससे हमारा कितना शेयर कैपिटल जो है बना, ये देखो इतना सब जो किया कितना आया
8 लाख, ठीक है, ओवरऑल 8 लाख आया, 7,20,000 और 80 मिला के, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लाख। तो यही मेरा पेड अप है, तो 8 लाख और 5 लाख कितना हो जाएगा, 13 लाख। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, नोट 1 बोल के शेयर कैपिटल में 13 लाख लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये शेयर कैपिटल, इसमें नोट नंबर में 1 देना है, यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है 13 लाख, क्योंकि हम लोग पेड अप वाला लिखते हैं, ठीक है। तो पेड अप यही वाला है, क्योंकि हमें पता है ये इतना मेरा पेड अप आया वर्किंग नोट से, ठीक है। अब वो जो ऊपर बना उसको वर्किंग नोट 1 लिख के यहाँ पर वर्किंग नोट 1 से आया 8 लाख लिख सकते हैं, मतलब लिखना पड़ेगा। इसको वर्किंग नोट 1 नाम दे दो, ठीक है। वैसे मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ उतना खास हुआ नहीं है, समझाने के लिए इधर उधर बहुत सारा चीज कर दिया, बट वर्किंग नोट 1 हो गया ये वाला, ठीक है। वहां से मुझे मिला कि इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू कितना होगा, प्रेफरेंस का तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ ही था। तो बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है कि कैसे करके करना है। Yes, ma'am. अच्छा, इसके बाद कौन सा नोट्स बनेगा, परचेज का, ठीक है। तो परचेज का तो नोट नंबर 2, तो परचेज का हेड क्या होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये मैंने SIT लिख दिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है। तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या क्या परचेज हुआ है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में फूड स्टफ नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा। तो बाकी तीनों नाम लिख के 45,800। वाइन्स, सिगरेट, सिगार, 45,800। यहाँ तो और कुछ एड वेड होगा नहीं। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नोट नंबर 2 बोल के यहाँ पर लिख देंगे। नोट नंबर आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नोट नंबर 2 बोल के यहाँ लिखना है 45,800। अब नेक्स्ट, क्योंकि मेरे पास फूड स्टफ है, तो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का नोट बना लेते हैं। तो नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है, फूड स्टफ, परचेज ऑफ फूड स्टफ। तो परचेज कितना है, 36,200। और मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए इसमें मेरा आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम लिख के रख देते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक रहा तो वो डेटा पुट करेंगे, नहीं रहा तो नहीं करेंगे। क्लोजिंग तो जरूर रहेगा, नहीं तो कंज्यूम कैसे निकालोगे। अगर क्लोजिंग भी नहीं रहा तो जितना परचेज है उतना ही फिर क्या हो जाएगा, मेरा कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको लिख के हम लोग यहाँ पर टोटल कर देंगे। अच्छा, अब ये इसके बाद है वेजेस सैलरी। तो ये आ जाएगा इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो नोट नंबर 4, ये पूरा नहीं हुआ इसीलिए इसको पुट नहीं कर पाए, ठीक है। तो नोट नंबर 4, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें आ जाएगा वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। और इसमें एक आउटस्टैंडिंग भी था, इसमें एक एडजस्टमेंट भी था, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी एक लाइन जगह बचा लेंगे, यहाँ पर वो आउटस्टैंडिंग वाला आएगा, फिर उसके बाद ही हम लोग ऐड करके लिख पाएंगे। फिर नोट नंबर 5, ये किस चीज का बनेगा, लॉन्ड्री है तो लॉन्ड्री सेल्स। तो ये सब मेरा अदर एक्सपेंसेस में आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहला डेटा आ रहा है यहाँ पर, लॉन्ड्री 750। अच्छा, इसके बाद सेल्स आ गया। सेल्स तो हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो सेल्स हम लोग का हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये अदर एक्सपेंसेस तो काफी सारा था, तो
थोड़ा ज्यादा जगह रख लेते हैं। इसके बाद नोट नंबर 6 बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें आ जाएगा सेल्स ऑफ वाइन, सिगरेट, सिगार। $68,400। अच्छा, उसके बाद देखो फूड 57,600। तो सेल ऑफ फूड 57,600। फिर है कोल एंड फायरवुड, ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा। थ्री टू नाइन जीरो कोल एंड फायरवुड। अच्छा, कैरेज 810। कैरेज के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 5840, ये भी इधर आएगा। फिर है एडवर्टाइजमेंट 8360, रिपेयर 4250, रिपेयर्स। रिपेयर्स के बाद है रेंट ऑफ रूम, तो ये तो हम लोग का चला जाएगा अदर इनकम में। दूसरा नोट बनेगा नोट नंबर 7, अदर इनकम। मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट। ओ, ये पहले रेंट ऑफ रूम था 48,000, ठीक है, वो लिख लेते हैं। रेंट ऑफ रूम, ओ रेंट ऑफ रूम तो मेरा मेन इनकम में आएगा ना। रेंट ऑफ रूम यहाँ आ जाएगा। रेंट ऑफ रूम होटल था, तो मैंने भी बोला था वहां, बट यहाँ गलत करने वाले थे। तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो। रेंट ऑफ रूम 48,000। रिपेयर तक उधर लिख लिया। रेंट ऑफ बिलियर्ड 5,700, ये भी यहाँ पर आएगा। अच्छा, फिर मिसलेनियस रेसिप्ट 2800। डिस्काउंट 3300, ट्रांसफर फी 700। डिस्काउंट रिसिप्ट, ट्रांसफर फी 3300 और 700। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, ये पीपी में जाएगा, मतलब नोट 8 बनाना पड़ेगा। पीपीई नोट 8, पीपीई। पीपी में फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया, 8,50,000। फिर है फर्नीचर फिटिंग 86,300, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 86,300।
अच्छा मैम इसके इसे बाद डिप्रिसिएशन में माइनस करेंगे ना? हाँ डिप्रिशिएशन भी करेंगे, इधर साइड में जगह रख रहे इधर कर लेंगे। अच्छा फिर इसके बाद इन्वेंट्री जो है चेंजेस इन इन्वेंट्री में यूज करेंगे और कुछ जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाएगा। तो नोट 9 चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसमें कवर होता है WIP जो कि इस क्वेश्चन में अवेलेबल है नहीं, स्टॉक इन ट्रेड, और होता है फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री में क्या क्या है, वाइन सिगरेट सिगार, ये ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे तो खत्म ही नहीं कर पाएंगे एक भी क्वेश्चन। 12,800, लेकिन तुम लोग को टाइम में कंप्लीट करना है, स्पीड बढ़ाना है। देखो हम तो स्पीड में लिख लेंगे लेकिन तुम लोग को मेरे साथ एट पर होना पड़ेगा, और हम लिख के फायदा है भी नहीं, तुम लोग को लिखना पड़ेगा और कंप्लीट करोगे तो इसमें मार्क्स भी अच्छा कैरी होगा। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है तो मार्क्स भी ज्यादा रहता है, टाइम भी उस तरीके से अलॉट करना पड़ेगा इसके लिए। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, जो भी आएगा वो तो अभी देखना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट में नीचे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाद। फूड स्टॉक का जो इन ओपनिंग स्टॉक है ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा 5260, यहाँ पर लिख रखा था मैंने 5260 यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, क्योंकि मैंने बोला था ये भले ही इन्वेंट्री है बट ये क्योंकि मटेरियल कंज्यूम्ड में आता है तो यहाँ नहीं आएगा। फिर आ रहा है कैश इन हैंड कैश विद बैंकर, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके बाद वाला नोट बनेगा, तो ये मुझे नेक्स्ट पेज में बनाना पड़ेगा, यहाँ जगह खत्म हो गया। नोट नंबर 10, नोट 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन हैंड एक है और एक है कैश विथ बैंकर्स, ऐसा ऐसा ही था शायद, हाँ 2200 76 380। कैश विथ बैंकर। अच्छा फिर इसके बाद प्रीलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंस, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ पर प्रीलिमिनरी एंड फॉर्मेशन, प्रीलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 8000। अच्छा इसके बाद है डिवेंचर, तो ये हम लोग का आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में, फिर से नया नोट बनेगा, नोट नंबर 11, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग 2000 डिवेंचर ऑफ 100 each, 6% 2000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100, तो 2 लाख हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ये रिजर्व सरप्लस में आएगा, नोट 12 रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें आ जाएगा ओपनिंग, ये ओपनिंग है प्रीवियस ईयर का PL है, तो ओपनिंग PL करेंट ईयर का हम लोग निकालेंगे, करेंट ईयर का PL हमें निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग PL जो है वो है 41,500, 41,500 करेंट ईयर का PL निकालेंगे, हमें अभी नहीं पता है। अच्छा ये ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि सेम नाम से है तो इसका कोई वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है, तो ट्रेड पेबल में हम लोग डायरेक्ट 42,000 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली 42,000, ये हो गया।
ट्रेड पेबल, फिर ट्रेड रिसीवेबल, इसका भी हेड मतलब कुछ भी नोट्स टू अकाउंट्स नहीं जरूरी है क्योंकि सेम हेड से है, तो 19,260। अगर सेम हेड नहीं होता है तो वर्किंग नोट बनाना जरूरी होता है, और मोर देन वन आइटम होता है तो भी जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ये सेम नाम पे है तो फिर करने का कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देंगे। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 2,72,300, इसका बना लेते हैं। नोट 13, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसके अंडर इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसके अंडर इन्वेस्टमेंट 2,72,300। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, गुडविल एट कॉस्ट मतलब इंटेंजिबल एसेट, नोट 14, इंटेंजिबल एसेट, इसमें आ रहा है गुडविल 5 लाख। इंटेंजिबल एसेट तो और कुछ था भी नहीं, ठीक है, एक ही साथ क्लोज करेंगे। जनरल रिजर्व, ये रिजर्व सरप्लस में आएगा 2 लाख, यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व 2 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद अब एडजस्टमेंट, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1280, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। कहाँ पर था ये, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, ये हम लोग का हो जाएगा 1280। इसके साथ साथ हमें एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, अदर करेंट लाइबिलिटी, जहां पर ये दिखेगा नोट 15, अदर करेंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग, ये मैंने आउटस्टैंडिंग लिखा है शॉर्ट में, वो स्लैश एस थे के, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 1280। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो एक हम लोग इन्वेंट्री के हेड में लिखेंगे जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। तो इन्वेंट्री के हेड में क्या आ जाएगा, ये देखो, वाइन सिगरेट सिगार, तो ये ऐसे वाइन सिगरेट सिगार, ठीक है। ये तीनों का 22,500, फूड स्टफ 16,400, 22,500 फूड स्टफ 16,400, 16,400। अब ये चेंजेस इन इन्वेंट्री में भी जाएगा, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री और एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री इधर होगा। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, तो 16,400, क्योंकि रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। और चेंजेस इन इन्वेंट्री कहाँ था, ये रहा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाइन सिगरेट और सिगार, इसका 22,500, 22,500। अब डिप्रिशिएशन, फर्नीचर फिटिंग्स पे 5% डिप्रिशिएशन, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फर्नीचर फिटिंग्स पे 5%, तो कितना होगा, लैंड बिल्डिंग पे 2%, तो 8,50,000 का 2% कितना होता है, 8,50,000 का 2% 17,000. 17,000, तो नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, मतलब डिप्रिशिएशन के बाद 8,33,000, और 86,300 इस पे एट द रेट ऑफ 5% कितना हो जाएगा, 4,315. 4,315, ठीक है। तो सारा एडजस्टमेंट ही हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, ये सब कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर ये लास्ट एक यहाँ तक किया था, यहाँ बोला है द डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 2 अप्रैल 2002।
ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व, मतलब बोल रहा है कि डिविडेंड पे करने के लिए जनरल रिजर्व से कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है तो कर सकते हो। बट ये ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ये 2 अप्रैल को इन्होंने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, पे तो उसके बाद होगा, डिक्लेयर होने के बाद पे होता है। तो हम लोग का तो फाइनल अकाउंट 31 मार्च 2002 तक का बन रहा है, तो 2 अप्रैल का कोई भी ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर दिखाने का जरूरत नहीं। तो इसके लिए हम लोग को एक नोट देना पड़ेगा कि ये वाला हम लोग कुछ इसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो लास्ट में लिखवा देंगे। तो इसका मतलब हम लोग का ये अकाउंट बन के, मतलब ये पूरा बन के रेडी हो गया। अब एक एक करके हमें क्लोज करते जाना है नोट्स टू अकाउंट्स, और डेटा को पुट करते जाना है। जैसे कि शेयर कैपिटल ऑलरेडी मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। शेयर कैपिटल 13 लाख ये रहा, ठीक है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 45,800 ये भी मैंने पुट कर दिया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 45,800, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आते कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये निकालो कितना हो रहा है, तो ये भी पुट करेंगे। बोलो, तुम लोग कुछ ही नहीं बोलोगे, कैलकुलेशन भी नहीं करोगे। 57,860. ये वाला ऐड थोड़ी ना होगा, क्लोजिंग स्टॉक तो लेस होता है, सारा ऐड थोड़ी ना होगा। 25,060. 25,060, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में लिखना पड़ेगा 25,060। तो वर्किंग नोट नंबर ये कौन सा है? वर्किंग नोट नंबर 3, 2560। अच्छा, फिर वर्किंग नोट नंबर 4, ये वेजेस वाला क्लोज करते हैं। 28,300 और 1280 कितना होगा? 29,580. 29,580 ये कहाँ लिखेंगे? नोट नंबर 4 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। 29,580। अच्छा, अब ये वाला अदर एक्सपेंसेस, इसका कितना आ रहा है? 31,300. कितना? 31,300. 40,200 होना चाहिए, देखते हैं। 750, 3290, 810, 5840, 8360, 4250, 8,000, 31,300। तो क्या नहीं लिखा? फॉर्मेशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिपेयर्स लिखा है। अच्छा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये छूट गया है, देखो ये छूट गया है यहाँ पर। यहाँ पर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 8900, इसका टोटल करके देखो फिर कितना आ रहा है, जितना आ रहा था उस पे। 40,200. 8900, 40,200। ये नोट नंबर 5 बोल के लिखना पड़ेगा, नोट नंबर 5, 40,200। अच्छा, नोट नंबर 6, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐड करो। 1,79,700. 1,79,700। सिक्स्थ नंबर 1,79,700। अच्छा, फिर यहाँ पर अदर इनकम
3300 और 700, 4000, 4 और 2, 7000। 6800. ओ हाँ, 6800, मैंने 7000 कर दिया, 6800, 6800, नोट नंबर 7, 6800। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन का टोटल कर लेंगे, और इधर नेट अमाउंट वो नहीं निकाला, वो निकालना पड़ेगा। 81985. 81985 नेट करके, ठीक है। अब टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन और टोटल ऑफ ये एसेट का वैल्यू। डेप्रिसिएशन का तो यहाँ पर 315 होगा, 30 और 4, 4 और 7, 11, 21315, मुझे जितना लग रहा है ये टोटल 985, 3 + 1 4, 8 और 3 11, 9,14,985 PPE, 9,14,985। नोट नंबर कितना था, एक बार बताओ, देख के लिख लेते हैं। 8. 8। अच्छा, और ये डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन इस पे भी 8 लिख के वो दोनों डेप्रिसिएशन का टोटल लगाना पड़ेगा, और 21315 ठीक हुआ है टोटल, 21315। अच्छा, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव ही आता है तभी प्रॉफिट होता है, बोलो कितना। 9700. 9700, तो नोट नंबर 9, 9700, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब नेक्स्ट इधर नोट नंबर 10, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करो, 0, 8, 3 + 2 5 6, 78580. 78,580, नोट नंबर 10, 78,580। एक मिनट, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, लोन तो ये और कुछ है नहीं, ये डायरेक्टली 2 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग में, नोट नंबर 11, नोट नंबर 11, लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख। अच्छा, रिजर्व सरप्लस ये तब तक नहीं बनेगा जब तक हम लोग का वहां पीएल कंप्लीट नहीं हो जाता है, पीएल कंप्लीट होने पे ही हम लोग इसे बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट एज इट इज रहेगा, ये क्लोज हो जा रहा है, 270 to 300, नोट नंबर 13, नोट नंबर 13, 270 to 300। फिर इसके बाद इंटेंजिबल एसेट गुडविल, नोट नंबर 14 है ये, गुडविल है 5 लाख। अच्छा, और क्या बाकी है, ये भी क्लोज कर देते हैं। अदर करेंट लाइबिलिटी 1280, ये लिखना पड़ेगा, अदर करेंट लाइबिलिटी 1280, इसका नोट नंबर 12 होगा क्योंकि गुडविल के बाद था, नहीं तब 12 तो नहीं होगा, देख लेते हैं कितना होगा, 15।
इन्वेंट्री इसका टोटल 0096 + 2 8 2 + 1 3 38,916 38,900 बस और तो कुछ नहीं दिख रहा। रिजर्व सरप्लस तो अभी नहीं बना पाएंगे जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी सब लिख लिया। तो अभी इसका टोटल करते, सबसे पहले ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम का एडिशन। 186500 18,6500, ठीक है। और ये एक्सपेंसेस का टोटल 15,2255 15,2255। अच्छा, अब इससे इसको लेस करके देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है। 34,245 नहीं, ये ना 16,425 आना चाहिए। 15,52255, ये थोड़ा सा गलत आ गया है। देखते हैं एक बार चेक करके क्या गलत आ रहा है। 25,060 प्लस 45,800 माइनस 9,700 प्लस 29,580 प्लस 21,315 प्लस 40,200। एक चीज नहीं लिखा है, फाइनेंस कॉस्ट। ये गलत हो गया, ये नहीं लिखा है, इसको लिखना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से आएगा? डिवेंचर इशू किया है तो उसका फाइनेंस कॉस्ट भी तो होगा। इंटरेस्ट रेट तो बताया है। तो नोट नंबर 17 कर लेते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, इसीलिए गलत हो रहा है। फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वगैरह। तो हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया 6% का, 2 लाख का, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो ये पूरा ही आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब। क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग है क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं बोला है। तो अगर पे ऑफ नहीं हुआ इसीलिए नहीं बोला है, तो पूरा का पूरा ही बाकी है। तो 2 लाख पे 6% पूरे 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 12,000, ठीक है। ये 12,000 हो जाएगा। तो फाइनेंस कॉस्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 12,000। और इसका हमारा नोट नंबर कितना बना एक बार बताओ। 17 ठीक है, 17। तो 1,64,255 17, ठीक है। अब इससे लेस करो ये वाला 18,6500 22,245 22,245। प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22,245 हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये ही वाला हम लोग का करेंट ईयर का पीएल हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ 22,245 ये हो जाएगा। तो इसका एडिशन करना पड़ेगा। इसका एडिशन करो, अब कितना आ रहा है? टू 60 637 60 2 लाख 2,63,745 2,63,745। और एक यहाँ पर रिजर्व जाएगा, कौन सा बोलो तो? यहाँ एक कैपिटल रिजर्व हम लोगों ने जनरेट किया था ना वर्किंग नोट 1 में। यहाँ पर ये देखो 5,000, ठीक है, ये भी तो आएगा।
जब शेयर फॉरफिट हुआ तो उससे जो रिजर्व जनरेट हुआ कैपिटल रिजर्व नाम से वो भी आएगा। तो यहाँ लिख देते ऊपर कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 1 से, जो कि 5000 है। तो हम लोग का टोटल कितना हो रहा है इसमें, और 5000 ऐड कर दो, 2,68,745। ठीक है, 2,68,745, 2,68,745। नोट नंबर कितना था? 12. 12। ठीक है। अच्छा, अब ये ऐड करो, ये तो सारा चीज लिख लिया है लाइबिलिटी साइड में, ऐड करके देखो कितना आता है। अच्छा, अदर करेंट लाइबिलिटी को भी हमें ठीक करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, कैसे? क्योंकि अभी अभी मैंने क्या बोला कि ये फाइनेंस कॉस्ट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ नहीं है, पूरा ही आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोल के दिखा दिया, ये तो हमारे पीएल में चला गया, क्योंकि ये हम लोगों ने पे ऑफ नहीं किया है। कैसे पता चला? ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं है, तो एंट्री नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है 12,000। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट 12,000। तो टोटल करके कितना आ जाएगा? 13,280। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का अदर करेंट लाइबिलिटी। 13,1280, ये थोड़ा ठीक कर लेना है, 13,1280, 13,280। अब ऐड करो, देखो कितना आता है। 13 लाख, यहाँ 2 to 4 लाख, 18,24,025. 18,24,025। हाँ, यही है आंसर। ठीक है फिर। अच्छा, और इसका टोटल Same amount. आ रहा है 18,24,025। ठीक है, तो टैली हुआ। लेकिन देखो इतना लिखने से ना, कि हम लोग जो भी क्वेश्चन है उससे तो हमें कवर करना पड़ेगा, तब तो हमारा एक बेस रेडी होगा। तो थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे नेक्स्ट दिन से, जैसे कि देखो ये शेयर कैपिटल को हम ऐसे लिखेंगे, रिजर्व सरप्लस को ऐसे लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे तो टाइम जाता है। ठीक है, मेन जो चीज है उसे हम लोग जरूर लिखेंगे, जैसे कि नोट्स टू अकाउंट्स, वो क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि उसमें गड़बड़ हुआ तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा शॉर्टकट ले लेंगे। लेकिन ये सारे जगह पे हम लोग लिख ही सकते, क्योंकि वो तो फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को हम लोग अगर अभी प्रैक्टिस के लिए शॉर्टकट में लिखे, ताकि ज्यादा, जैसे देखो आज हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन कवर किया इतने देर से। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कवर कर पाए, क्योंकि धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का देखो कंप्लीट तो हो गया है। और हाँ, वो नोट नोट लिखवा देते, कम से कम एक तो हम लोग कंप्लीट कर लेते। वो नोट मतलब जो बोला है ना कि शेयर जो है इशू, सॉरी डिविडेंड जो है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो उसका हमें नोट्स बना के लिख देना है कि ये डिविडेंड जो है हमें पे ऑफ, इस मतलब जो पे ऑफ अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, बट उसका इस फाइनेंशियल ईयर के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो उसका हमें एक नोट्स बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका नोट्स लिखेंगे, कहाँ लिखे? ये एंड में नोट लिख लेंगे। द फाइनल डिविडेंड will not be recognized as a liability at, बैलेंस शीट का हम ऐसे लिख रहे हैं, even if it is declared after reporting date but before approval of
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको मैंने शॉर्ट में एफएस लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। पूरा लिखते क्या तुम लोग, पहले पहले बार कर रहे हो मेरा क्लास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, hence it is hence it has not been recognized in, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसे ब्रैकेट में इसका शॉर्ट नेम ऐसे लिख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 20x2 such dividend will be disclosed in notes only। तो ये नोट्स में बताने से ही होगा, डिस्क्लोजर चाहिए। ठीक है, कि एक एडजस्टमेंट था बट हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि फाइनल डिविडेंड जो है वो अभी तक रिकॉर्ड इसीलिए नहीं हुआ है लाइबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट डेट पे, फिर जबकि ये डिक्लेयर हो गया था रिपोर्टिंग डेट पे। ठीक है, बट अप्रूवल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अभी तक नहीं आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो इसको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं, सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। हेंस इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002। ये डिविडेंड को सिर्फ डिस्क्लोज करना है। अगर इतना नहीं भी लिखोगे, बस इतना लिखने से ही होगा, क्योंकि ये इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं है, तो हम लोग इसे जो है सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इतना लिखने से ही होगा। ठीक है, ये लेकिन लिखना जरूरी है, इसके ऊपर मार्क्स रहेगा, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन था, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो इसीलिए नहीं हुआ कि ये हमारे इस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये हम लोग का हो गया। अब इस पीडीएफ में इलास्ट्रेशन 2 जो है वो तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, मतलब कोशिश करना जरूर। ठीक है, इलास्ट्रेशन 2 इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, एटलीस्ट स्ट्रक्चर वगैरह बना रखोगे तो थोड़ा जल्दी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, ये इलास्ट्रेशन 2 जो है ये तुम लोगों को कोशिश करना है। ये यहाँ पर 3 तो मैंने लास्ट क्लास करवा दिया, ये वाला। ठीक है, आसान है, एक बार ट्राई करके देखना हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।